योगी जी, हम लोग महाकुंभ के आयोजन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने एक और अलग चीज इस बार देखी। कल मैं बंबई से आ रहा था प्रयागराज, तो फ्लाइट में करीब 90 यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। ये उद्योगपति हैं, अपनी बीवियों बच्चों के साथ, और वो भी सब आस्था इस तरह की है, सब डुबकी लगाना चाहते हैं संगम में। मैंने यूथ देखा है, ग्लोबल बहुत अट्रैक्शन है, ग्लोबल का अट्रैक्शन हरदम रहा, पर इस साल कहीं ज्यादा। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे आपने आउटरीच किया इन सब के लिए? देखिए, महाकुंभ के आयोजन में तो सबसे बड़ी बात यह है, भारत की जो यंग जनरेशन है जी, वो बहुतायत संख्या में है। कुंभ की जो अवधारणा थी, जो पिछली सरकारों ने बनाया था, वह मात्र ये बनाया था कि कुंभ का मतलब बुजुर्गों का एक आयोजन जी, और उन्होंने उसके लिए कोई सुविधा नहीं देते थे। कुंभ को गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का एक पर्याय बना दिया था। पहली बार आप देख रहे होंगे 2019 में भी और 2025 में भी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का परिणाम है कि कुंभ के आयोजन को स्वच्छता के साथ, सुव्यवस्था के साथ और सुरक्षा के साथ जोड़ा गया जी। और ये आयोजन इतने भव्य तरीके से आयोजित हो पा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब आस्था और आधुनिकता का संगम होगा तो युवा उधर आकर्षित होगा। हर वह व्यक्ति जो समाज जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वह उद्यमी हो, टेक्नोक्रेट हो, अच्छा कोई चिकित्सक हो, या किसी जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में जो एक प्रगतिशील सोच रखता है, वह हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ेगा। और जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा है कि यंग सीओज को आपने देखा कल जी, फ्लाइट से यहाँ आते हुए, आपने 13 और 14 को जो आपकी रिपोर्टिंग थी उसमें भी आपने इस चीज को महसूस किया होगा जी, कि न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर से आए हुए जो भी पर्यटक थे, श्रद्धालु थे, उसमें हिंदू ही नहीं थे, सनातन धर्मावलंबी नहीं थे, अहिंदू भी थे। जिन लोगों ने संगम में डुबकी लगाई तो अभिभूत होकर के उन्होंने तारीफ की इन सभी चीजों की, कि भव्य और दिव्य रूप में आयोजन कैसे हो सकते हैं, और उसका एक दृश्य ये सब। योगी जी, आपके गुरु महंत अवैधनाथ जी राम जन्मभूमि के मूवमेंट से बहुत जुड़े हुए थे। पिछले साल जो है राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी हुआ। आपके लिए इस साल का कुंभ जो है इमोशनल मोमेंट रहा होगा ये सब देखते हुए। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि 2024 का जनवरी माह 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भव्य और दिव्य राम मंदिर के रूप में हम सबके सामने आया है। जी, 500 वर्षों के बाद रामलीला अपने दिव्य धाम में विराजमान हो पाए, और मैं एक सेवक के रूप में वहां देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए उपस्थित था। 2019 का कुंभ और 2025 का महाकुंभ के आयोजन का भी अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सौभाग्यशाली हैं। हां, 2013 का कुंभ भी था, उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव भी यहां पे थे। आज वे इस लोक में नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो रहा होगा। वे तमाम दिव्य विभूतियां जो 2013 में थी आज नहीं हैं, लेकिन आज ये सब दृश्य देख करके वे संतुष्ट हो रहे होंगे। उनका आशीर्वाद जरूर इस पूरे आयोजन को प्राप्त हो रहा होगा। लेकिन जो ये सफलता की नई कहानी आज उत्तर प्रदेश लिख रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी ही विजनरी लीडरशिप के कारण ये सब संभव हो पा रहा है। सनातन धर्म को लेकर मोदी जी की एक बहुत अलग सोच है। कैसे आप अगर एक मैसेज आप दुनिया को सनातन धर्म के बारे में देना चाहें महाकुंभ और के माध्यम से, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, महाकुंभ का तो एक ही संदेश है, और जिसको आप देख भी रहे होंगे, न जाति न पाति, न कोई संप्रदाय,
न कोई लिंग का भेद। सारे लोग एक संगम में स्नान कर पा रहे हैं, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। बगल में कौन स्नान कर रहा है किसी को पता नहीं। तो महाकुंभ का तो एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। एकता से, एकता का जो संदेश है वह कुंभ का संदेश जाना चाहिए, इस महाकुंभ का संदेश जाना चाहिए। पूज्य संतों और आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं या पर्यटक हैं, ये सब एकता के संदेश को लेकर के जाएंगे तो सनातन धर्म मजबूत होगा। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। महंत अवैधनाथ जी भी कहते थे कि जो राम जन्मभूमि मूवमेंट है वो हिंदुओं को एकत्रित, एकजुट करने का एक मूवमेंट है। मंडल कमीशन ने जो है लोगों को, हिंदुओं को कास्ट में बांटा, वो मानते थे कि ये उसको जोड़ रहा है। अब जैसे ही आपने इतना बड़ा आयोजन किया, अब अपोजिशन पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है और हम लोग ये मानते रहे हैं, गोरक्षपीठ ये मानती रही है कि समाज में दबे कुचले वंचित लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। दलित हों, वंचित हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, समाज में गरीब तबके के लोग हों, सौभाग्य से स्वतंत्र भारत में उन सबको उनका अधिकार प्राप्त हो रहा है। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटा जाए, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, यह देशद्रोह से कम नहीं। यह अपने आप में एक देशद्रोह है। जातिवाद के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर आप समाज को बांटेंगे और सत्ता प्राप्त करके फिर परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। वर्तमान भारत इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसको नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे देश कमजोर होगा। हमें बंटना नहीं है, हमें एक रह करके भारत को मजबूत बनाना है। भारत की मजबूती सनातन धर्म की मजबूती है, हर एक भारतवासी की मजबूती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जैसे ऑपोजिशन के नेता कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो आपका क्या मत है? क्या आप कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं या आप इसको एक खतरा मानते हैं? मेरा मानना है कि हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़ी जाति के व्यक्ति को, हर गरीब को उसका अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी संवेदनशील सरकार का ये दायित्व बनता है। और ये देश का सौभाग्य है कि पिछले एक दशक के अंदर आजाद भारत में पहली बार हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर पिछड़ी जाति के व्यक्ति को उसका अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। 4 करोड़ गरीबों को एक आवास मिल जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाना, 10 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी के कनेक्शन जल जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा लगातार पिछले 5 वर्ष से प्राप्त हो रही है। यह पहली बार हुआ है। हर एक तबके के लिए उस प्रकार की योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। कोई किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा।